ये एमए की हिस्ट्री की फर्स्ट ईयर की बुक का फर्स्ट कोड है जो MHI 01 प्राचीन और मध्ययुगीन समाज जिस बुक का नाम है उसका चैप्टर नंबर 2 और पार्ट 3 यानी कि लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी वो क्वेश्चन आंसर्स की आएगी। तो अभी हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक रह गया था उत्तरी और मध्य चीन की शांग सभ्यता। कांस्य युग के जिन क्षेत्रों के बारे में हम विचार विमर्श कर रहे हैं कब से, उनमें चीन का स्थान अंतिम है। हालांकि चीन में नवपाषाण संस्कृति का आरंभ 6000 BCE में हो चुका था, लेकिन इरहलिटू चरण के नाम से जाना जाने वाला कांस्य युग का पहला चरण सिया राजवंश, इसे जिया भी कहा जाने लगा है, इसके शासनकाल से शुरू होता है। जो ये सभ्यता है उत्तरी और मध्य चीन की शांग सभ्यता, वो कब से शुरू होती है? जब ये मतलब कि कांस्य युग का जो पहला चरण है वो सिया यानी राजवंश, इससे शासनकाल यहाँ से स्टार्ट होता है, इसका सिया से। और इसी समय में कांस्य युग का उपयोग भी शुरू हो जाता है। इसका समय 2200 और 1760 BCE के बीच में पड़ता है। हमने पढ़ा था कांस्य युगीन सभ्यता किसको कहा जाता था, शायद हड़प्पा सभ्यता को में भी। इस चरण में इरहलिटू एक प्रमुख बस्ती थी जिसके चारों ओर मिट्टी की दीवार बनी हुई थी। सिया राजवंश के बाद शांग राजवंश का शासन कायम हुआ, जिसके 10वें शासक ने 1500 BCE के आसपास चेंगझाऊ नामक शहर बसाया। इस समय मानव बलि के साथ अनुष्ठान और लेखन का भी प्रमाण मिलता है। मध्यकाल में शांग राजवंश ज़्यादा से ज़्यादा स्थल मिलते हैं। इस सभ्यता का नामकरण प्रमुख शासकीय राजवंश के नाम पर पड़ा था। हालांकि इस बात की संभावना है कि वहां राजनीतिक एकता नहीं थी और दूसरे राज्य भी सत्ता के लिए दावा किया करते थे। अंतिम बार है शांग राजाओं ने लगभग 3 शताब्दियों तक अन्यांग शहर में शासन किया। 1122 BCE में पश्चिमी चाऊ ने इस राजवंश को पराजित किया। नवपाषाण युग के गांव हुआंग हो यानी पीली नदी और यांगत्सी के किनारे बसे हुए थे। बांगरा बाजरा यानी सिटारिया इटालिका, लांबा बाजरा यानी पैनिकम मिलेसियम तथा चावल शांग गांव की प्रमुख फसल थी। यहाँ की जो मतलब मेन फसल थी वो कौन सी थी? चावल। शांग गांव की चावल पूर्वी समुद्र तट और यांगत्सी घाटी में उपजाया जाता था। पटसन के रेशे से कपड़े बनाए जाते थे। हड्डी और पत्थर से खेती के उपकरण तैयार होते थे। हालांकि चीन में पशुपालन का चलन था और दूध दही खाने का भी प्रचलन था, परंतु इसे अधिक महत्व नहीं दिया गया। भैंस, पशु, ठीक है, बकरी, भेड़, सुअर और मुर्गी पाले जाते थे। शांग काल में सबसे ज़्यादा भैंस की हड्डियाँ मिली हैं। अनाज गड्ढों में स्थापित बर्तनों में रखा जाता था। लोंगशान नवपाषाण संस्कृति में चाक पर बहुत ही उत्कृष्ट भूरे रंग की मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। बर्तन को चिकना और पतला बनाने के लिए चाक का उपयोग किया जाता था। इसका उपयोग तेजी से बड़े पैमाने पर बर्तन बनाने के लिए नहीं किया जाता था। परंतु शांग काल में परिवहन के लिए कोई पहिए की गाड़ी नहीं मिलती। चीन में पाए जाने वाले सुंदर लेकिन कड़े पत्थर जेड पर नक्काशी का काम नवपाषाण संस्कृतियों में ही शुरू हुआ। चीन में पाषाण ताम्र युग का प्रमाण लगभग नगण्य है। हुआंग हो घाटी में और इसके उत्तर बीजिंग तक और दक्षिण लेकिन यांगत्सी के पास नहीं और कुछ हद तक समुद्र तट पर कांस्य युगीन स्थल प्राप्त हुए हैं। हवाई नदी और लॉयस क्षेत्र में हुआंग को एक शाखा वेई नदी पर भी कुछ बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। अन्यंग में जितने प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं उससे यह बात प्रमाणित होती है कि प्राचीन काल में हुआंग हो बेसिन में घना जंगल हुआ करता था। ऊपर उल्लिखित अन्य प्रमुख नदियों की तरह हुआंग हो में नौकायन नहीं किया जा सकता था। हालांकि इस नदी के आसपास खेती होती थी, परंतु दक्षिण तक फैली हुई यांगत्सी नदी सबसे बड़ी नदी थी और इसके आसपास के क्षेत्रों और घाटी में खूब वर्षा होती थी, इसलिए यहाँ चावल का प्रचुर उत्पादन होता था और आधुनिक काल में यही सर्वाधिक शहरीकृत क्षेत्र हैं, इसलिए हाँ ठीक है। हुआंग हो चीन का गेहूं और बाजरा उपजाने वाला क्षेत्र है। यह नदी अपने साथ पीली गाद ले आती थी और इसमें काफ़ी बाढ़ आती थी या इसकी धारा बदल जाती थी। अधिकांश कांस्य युगीन स्थल हुआंग हो के बजाय इसकी छोटी शाखाओं के किनारे स्थित थे। उत्तरी चीन की घाटी में कड़ाके की ठंड पड़ती है और यहाँ तापमान -80 से 80 तक गिर जाता है। गर्मी में नमी का मौसम होता है और इसी समय प्रति वर्ष 360 मिलीमीटर की औसतन वर्षा होती है। वर्षा के जल के अलावा कुओं या छोटी नदियों से भरे हुए छोटे छोटे गड्ढों से सिंचाई की जाती है। इरहलिटू सिया राजवंश की एक प्रमुख बस्ती थी जो दक्षिण पश्चिम शांगसी में हुआंग हो नदी की एक शाखा के किनारे स्थित थी। ये चैप्टर ज़्यादा लेंथी नहीं है, बस थोड़ा सा ही रह रहा है। उसके बाद हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमने फर्स्ट चैप्टर के भी जैसे किए थे। कुछ मामलों में यह नवपाषाण युग और शांग चीन के बीच का संक्रांति काल है। गुथी हुई मिट्टी की बनी दीवार और घर की नींव चीनी कांस्य युगीन विशेषता है। शांग के कांस्य बलिदान पात्रों की ही तरह कुछ उत्कृष्ट मिट्टी के खोखले पाँव वाले भूरे बर्तन बनाए जाते थे। चाकू जैसे धातु के औजार कम ही मिलते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि सिया से लेकर पश्चिमी चाऊ के समय तक एक ही भाषा का प्रयोग किया जाता था। 10वें शांग सम्राट ने चेंगचाओ में अपनी राजधानी बनाई। यह स्थान उस मैदानी इलाके में स्थित था जहां पहाड़ से निकलकर 3 छोटी छोटी धाराएं हुआंग हो में मिल जाती थी। यहाँ पर कुछ कब्र भी मिले हैं जिनमें मृत्यु के बाद के जीवन के लिए कुछ बर्तन भी रखे गए हैं। कभी कभी यहाँ व्यक्ति के साथ कुत्ता भी दफन किया जाता था। इस बस्ती के उत्तरी और दक्षिणी बाड़बंद दीवार के छोर पर कांसा ढालने के इलाके स्थित थे। कई प्रकार के कांसे उपकरण, बर्तन और कुछ हड्डियाँ मिली हैं जिन पर कुछ अंकित भी है। ठीक है, और फिर मतलब थोड़ा सा टॉपिक रह रहा है। देखो पेपर में मतलब कि ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि
कि उत्तरी और मध्य चीन की शांग सभ्यता के पर टिप्पणी कीजिए या बताइए, इस टाइप का। और उस समय पर मतलब तांबे और कांसे का क्या उपयोग था उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दुनिया के अधिकांश हिस्सों में सबसे पहले उपयोग में आने वाली धातु तांबा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब इसके बाद कांसे का उपयोग शुरू हुआ। कांसा तांबे की ही एक मिश्रित धातु है। तांबे में संख्या, सीसा या टिन मिलाकर कांसा बनाया जाता है। पत्थरों की तुलना में धातु मात्रा इसलिए बेहतर नहीं है कि वह पत्थर की अपेक्षा अधिक लोचदार होता है, बल्कि इसलिए भी है कि उन्हें पिघलाया जा सकता है और उनसे कई आकार और प्रकार के औजार एवं हथियार बनाए जा सकते हैं। इन्हें मनचाहे ढंग से ज़्यादा आसानी से धारदार और नाकदार बनाया जा सकता है। पत्थर की अपेक्षा धातु से विभिन्न आकार की धारदार छेनी, आरी और धारदार बसूला बनाना और भारी कुल्हाड़ियाँ बनाना संभव था। यह अधिक असरदार भी था मतलब कि बढ़ई गिरी पत्थर और हाथी दांत पर नक्काशी करने, खाल या चमड़ा काटने और इसी प्रकार के अन्य कार्यों के लिए इनसे बेहतर औजार बनाए जाते थे। तांबे और कांसे का क्या उपयोग हो रहा है, कैसे कैसे औजार बनाए जाते थे, उनका क्या काम होता था, इस पर इसमें जोर दिया गया है। इसके अलावा तांबे को पीटकर इनसे पतली चादर या मनचाहे आकार का बर्तन बनाया जा सकता था। इसके ऐसे यूजेस लिखने हैं। इससे बारीक वस्तुएं बनाई जा सकती थी, लेकिन तांबे को ढालने के बाद यह संभव नहीं था और इस प्रकार यह धातु का किफ़ायती उपयोग था। धातु विज्ञान विशेषज्ञतापूर्ण कार्य था। हर कोई यह नहीं पता लगा सकता कि ज़मीन में कहाँ और कौन सी धातु छिपी है, उनके क्या गुण हैं और गर्म करने पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, भट्ठा या आवा कैसे लगाया जाता है और उसे कैसे नियंत्रित किया जाता है और इसमें काठ कोयला का प्रयोग किस तरह किया जाता है। इन सब की जानकारी विशेषज्ञों को ही पता रहती थी, ठीक है। संभव है कि आरंभ में धातु विज्ञान एक कौशल था और धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी एक सीमित समूह में यह कौशल आगे बढ़ता रहा। इन लोगों को घूम घूम कर धातु इकट्ठी करनी होगी, क्योंकि तांबा, सीसा और टिन की कमी थी और ये धरती के भीतर छिपे हुए थे। वे इसलिए भी कि घूमते रहते होंगे क्योंकि उनके पास समुदाय में धातु का उपयोग सीमित होगा। जब विशेषज्ञ चीन में शाही पूर्वजों के अनुष्ठान के लिए विशेषज्ञतापूर्ण वस्तुओं का उत्पादन करने लगे, मेसोपोटामिया में मंदिर या महल बनाने के लिए शहरी कारखानों में औजारों की जरूरत पड़ी या मिस्र में मृतक पूजा के लिए इनकी जरूरत पड़ी, तो धातु विज्ञान विशेषज्ञता का क्षेत्र बनने लगा। इन संस्थाओं से न केवल इन चीज़ों की लगातार मांग बनी रहती थी, बल्कि ईंधन, कच्चा माल और धातु कर्मियों की रोजमर्रा की जरूरतों को भी पूरा किया जा सकता था। धातु कर्म के महत्व को नवपाषाण खेतीहर या पशुपालक जनजातीय समाज के संदर्भ में नहीं, बल्कि राज्यों या शहरों के बनने के बाद ही ठीक से समझा गया। पश्चिम एशिया में लगभग 7000 BCE के आसपास कबीलाई खेतीहरों ने पहली बार तांबे का उपयोग किया था। इसमें इस तरह से बताना है कि पहले स्टार्टिंग में क्या उपयोग किया, फिर मतलब कि वो कौन सी आई थी, हड़प्पा सभ्यता आई, मेसोपोटामिया सभ्यता आई, उसमें किस तरह से उपयोग किया गया तांबे का और कांसे का। ऐसे लाइन से आते जा रहे हैं तो सबका बताना है अगर पेपर में आए तो। और जैसे कि मतलब कि पैराग्राफ के उसमें लिखा हुआ है, एकदम पैराग्राफ के उसमें नहीं लिखना है, ऐसे पहले सब हेडिंग बनानी है, फिर उसको डिफाइन करना है। एमए का है, अच्छे से करना। पश्चिम एशिया में लगभग 7000 BCE के आसपास कबीलाई खेतीहरों ने पहली बार तांबे का उपयोग किया। आरंभ में तांबे को पीटकर गहने बनाए जाते थे। यह प्रौद्योगिकी विकास का पहला चरण था। उत्तरी मेसोपोटामिया के खेतिहर गांव में 5000 BCE के आसपास तांबे का उपयोग शुरू हो गया था। मेसोपोटामिया के दक्षिण में उबेद संस्कृति में लोग ढलाई की कला से परिचित थे। खनिज तांबे से शुद्ध तांबा निकालने के लिए इसे गलाया जाता था। इसके लिए ईंट का भट्टा या हल्की सी जमीन खोदकर एक साधारण सा मिट्टी का आवा बना लिया जाता था, जिसमें काठ, कोयला और खनिज का चूरा 700 डिग्री से के आसपास के तापमान पर कुछ घंटों के लिए रखा जाता था। फिर इसमें ऐसे लाइन से बताया गया मिस्र के समय में कैसे कैसे, फिर दक्षिण एशिया में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में कैसे उपयोग किया जाता था। मतलब ये क्वेश्चन आ जाएगा 20 नंबर में ईजिली, तो इसको बहुत अच्छे से करना है। अभी पूरा रीडिंग करूँगी तो फिर ये पूरा का पूरा बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। चलो हम इसके क्वेश्चन एक बार सारांश पढ़ लेते हैं, ठीक है। सॉरी, कांस्य युग की सभ्यताओं से आपका परिचय कराते हुए हमने मतलब कि इस बुक ने संक्षेप में 4 सभ्यताओं के बारे में बताया है, ठीक है। मिस्र, मेसोपोटामिया, हड़प्पा और शांग की चर्चा की है, ठीक है। इन 4 सभ्यताओं में क्या मतलब धातु का क्या उपयोग था, उन चारों के में बताया गया है। हमने यहाँ मुख्य रूप से 4 अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में भूमि भौगोलिक विशेषताओं और मानव बस्ती पर ध्यान केंद्रित किया है। हमने तांबे और कांसे के उपयोग के संदर्भ में इन सभ्यताओं के तकनीक आधार को संक्षेप में समझाया। मतलब इस चैप्टर में इन 4 सभ्यताओं के बारे में बताया, उसके भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बताया कि कहाँ पे कैसे क्या बसा था, कौन सी नदी थी, ठीक है। और कांसे और तांबे का किस प्रकार से इन चारों मतलब सभ्यता में किस तरह से स्टार्टिंग में उपयोग किया गया, फिर कैसे कैसे उसका आगे उपयोग किया गया, इस चीज़ पर जोर दिया गया है। और क्या है, हमने तांबे का सभ्यता, ठीक है। अगली इकाई, अच्छा अब अगली जो इकाई होगी उसमें कांस्य युग की सभ्यताओं की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चंस हैं 5 क्वेश्चंस हैं। अब इन 5 क्वेश्चंस के मैं आंसर्स लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।